वर्ष 1971 की जंग में भारत ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था, जब भारत ने 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार तक डाल दिए थे, जब पाकिस्तान ने भारत के सामने किया था दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। तो चलते हैं 50 साल पूर्व इतिहास के उन पन्नों में। समय था सन 1971 का। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान दो भागों में बंटा हुआ था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज भी वही है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जहां आज बांग्लादेश बसा है। और उस वक्त जिन्ना ने ढाका में एक ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हर एक नागरिक बस एक ही भाषा बोलेगा, उर्दू, और सिर्फ उर्दू। पश्चिमी पाकिस्तान के उर्दू भाषी पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को खुद से छोटा मानते थे। उसी समय पूर्वी पाकिस्तान में एक नया चेहरा शेख मुजीबुर रहमान दिनों दिन एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे। इस बीच 1970 में पाकिस्तानी इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में 169 में से 168 सीटें हासिल कर ली थी, और वही जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में 138 में से सिर्फ 81 सीटों को ही हासिल किया था। यानी अब पाकिस्तानी सत्ता का केंद्र वेस्ट पाकिस्तान की बजाय ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला था, और पश्चिमी पाकिस्तान को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि सत्ता का केंद्र पूर्वी पाकिस्तान बने। इसलिए सियासी दांवपेच शुरू हो गई, और इसी कारण पश्चिमी पाकिस्तान में विद्रोह भी शुरू हो गए थे। तो इस बगावत को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया। जनरल टिक्का खान एक जालिम जनरल था। बलूचिस्तान का विद्रोह इसने अपनी बर्बरता से दबाया था, तब उसे बूचेड ऑफ बलूचिस्तान कहा गया। टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी, और इसी कारण पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक भारत की ओर पलायन करने लगे। लगभग 90 लाख रिफ्यूजी भारत आए। भारत के लिए लाखों की संख्या में शरणार्थियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था। उस समय भारत की बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जानती थी कि समस्या का स्थायी हल ढूंढना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल शेम मानेकशॉ को बुलावा भेजा और पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई के लिए बोला। मगर अप्रैल के महीने को देखते हुए सेना अध्यक्ष मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को युद्ध टालने का आग्रह किया था। वजह थी बारिश का मौसम। बंगाल वाले क्षेत्र में अक्सर इस समय बाढ़ और तूफानों की आवाजाही रहती है, जो कि सैनिकों के लिए बड़ा ही दुर्गम हो सकता था। मगर पश्चिमी पाकिस्तान अपने सूखे का फायदा उठाकर पूर्वी पाकिस्तान में टिक्का खान के नेतृत्व में अत्याचार की हदें पार कर रहा था। करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। करीब 4 लाख मां बहनों के साथ बलात्कार किया गया था, वह भी अपनों के सामने। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे दिखाना हमारे लिए असंभव है। अब यह खौफनाक मंजर पूरी दुनिया के सामने था, और टिक्का खान को बंगाल का कसाई कहा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान ने टिक्का खान को पद से हटाकर जनरल नियाजी को ईस्ट पाकिस्तान की बागडोर थमा दी थी। पाकिस्तान के दोनों भागों पर भारतीय सेना तैनात थी, मगर अधिक सेना पूर्वी पाकिस्तान के इर्द गिर्द तैनात थी। साथ ही भारत पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था। पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि भारत कभी भी हमला बोल सकता है। तभी पाकिस्तान को खबर मिली कि भारत की पूरी सेना पूर्वी पाकिस्तान के आसपास तैनात है और पश्चिमी सरहद के इलाके खाली पड़े हैं, और पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाने की कोशिश भी की थी। पाकिस्तानी सेना रात के अंधेरे में निकल पड़ी थी। तारीख थी 3 दिसंबर 1971 की। पाकिस्तानी सेना राजस्थान के जैसलमेर में एंट्री करती है, और वह जगह थी लोंगेवाला।
जब देर रात भारतीय जवानों की एक पेट्रोलिंग पार्टी वहां से गुजर रही थी तो उन्हें पाकिस्तान की तरफ से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई दी और कुछ ही देर में यह साफ हो गया था कि ये आवाजें पाकिस्तानी टैंकों की है जो कि लोंगेवाला पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में 23 पंजाब की केवल एक कंपनी तैनात थी जिसमें 120 सैनिक ही तैनात थे और सामने से आ रहे थे पाकिस्तानी सेना की करीब 3000 सैनिक और 90 के आसपास टैंक और ट्रक भी जो कि लोंगेवाला पोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। तो मेजर चांदपुरी ने एयरफोर्स की मदद मांगी। लेकिन वायुसेना की विमानों में उस समय तक यह तकनीक नहीं थी कि वे रात में उड़ान भर सके, यानी मदद सुबह तक ही पहुंच सकती थी। अब कुछ भी करके मेजर चांदपुरी को पाकिस्तानी सेना को सुबह तक रोकना था। यहाँ पर मेजर चांदपुरी ने एक योजना को अंजाम दिया था। इस योजना के तहत रेत के धोरों में एंटी टैंक माइन के साथ सैनिकों के कुछ टिफिन भी रेत में दबा दिए थे और जब पाकिस्तानी टैंक पोस्ट के करीब पहुंचे तो उनके 3 टैंक एंटी टैंक माइन की वजह से तबाह हो गए थे और आगे भी उन्हें कटीले तार बिछाए नजर आए और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें माइनफील्ड समझ लिया था। तब पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर तारिक मीर ने इंजीनियर की सहायता ली और खोजबीन शुरू की। इसमें पाकिस्तानी सेना के अपने अहम 3 से 4 घंटे गंवा दिए थे और फिर हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए। रेत के धोरों में हजारों की संख्या में सैनिकों के टिफिन निकले। तब तक सुबह का वक्त भी हो चुका था और भारतीय सेना के विमान लोंगेवाला पोस्ट की ओर उड़ान भी भर चुके थे। अब लोंगेवाला का दृश्य कुछ अलग ही था। इन पाकिस्तानी टैंकों पर हंटर विमानों द्वारा ऐसी बमबारी की गई, 90 के 90 टैंक और ट्रक भी वहीं ध्वस्त हो गए थे। पाकिस्तानी सैनिक टैंक छोड़ कर भाग रहे थे और अब भारतीय सेना ने लोंगेवाला पोस्ट पर विजय हासिल कर ली थी। जमीनी लड़ाई अब समुद्र तक पहुंच चुकी थी। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 10 युद्धपोतों को नष्ट भी कर दिया था और भारतीय डिस्ट्रॉयर INS राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को समुद्र में ही डुबो दिया था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के 12 तेल टैंकरों को भी खाक कर दिया था। अब पाकिस्तानी सेना लड़ने की स्थिति में भी नहीं बची थी। हालांकि इंग्लैंड और अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद भी खूब की थी। पाकिस्तान की सहायता के लिए ब्रिटेन ने 10 दिसंबर को अपना ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया था। अब ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय जल सीमा में दाखिल हो चुका था। उसमें ब्रिटिश नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी मानी जाती थी, पर भारत के दोस्त रूस ने पहले ही भारत की मदद के लिए क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन और लड़ाकू विमान का एक बेड़ा भी भेज दिया था। यह सभी एंटीशिप गाइडेड मिसाइल तकनीक से लैस थे। रूस को देखकर ब्रिटिश नेवी को मजबूरन वहां से भागना पड़ा था और अब पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज और USS ट्राइपोली को भी भेजा था। जैसे ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय जल सीमा में दाखिल हुआ तो उन्हें रूसी डिस्ट्रॉयर और क्रूजर ने चारों तरफ से घेर लिया था और मिसाइलें तान दी थी और रूसी सबमरीन भी जल से सतह पर आ गई थी। इन सबको देखकर अमेरिकी बेड़े को उल्टे पांव भागना पड़ा था। अब पाकिस्तान को हर तरफ से हार का सामना करना पड़ रहा था। तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ UNO जा पहुंचा और युद्ध विराम की गुहार लगाई, पर भारत के दोस्त रूस ने इस पर वीटो कर दिया था। अब भारत का अगला टारगेट था ढाका पर विजय प्राप्त करना, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने नियाजी के नेतृत्व में ढाका की किलेबंदी शुरू कर दी थी तथा ढाका की ओर जाने वाले सभी ब्रिजों और हाईवे को तबाह करना शुरू कर दिया था। अब पाकिस्तानी सेना ने अपनी पूरी ताकत ढाका की रक्षा के लिए लगा दी थी। भारतीय सैनिक तेजी से ढाका की ओर बढ़ रहे थे। भारत ने कुछ सैनिकों को ढाका में एयर ड्रॉप किया था और उस समय भारतीय वायुसेना ने ढाका पर बमबारी भी शुरू कर दी थी। ढाका गवर्नर हाउस पर भी बम गिराए गए थे। उस वक्त गवर्नर हाउस में
पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों की एक अहम मीटिंग भी चल रही थी। इससे घबराकर पाकिस्तानी गवर्नर ने इस्तीफा तक दे दिया था। अब ढाका को भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था और इससे नियाजी भी घबरा गए थे। अब उनके पास भारतीय सेना को रोकने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अमेरिकी, ब्रिटेन और चीन भी चुप बैठे थे और पाकिस्तानी सेना को महज 13 दिनों के अंदर ही भारत के सामने घुटने तक टेकने पड़ गए थे। पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार तक डाल दिए थे और जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल हिंदुस्तान के कदमों में रख दी थी। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हालांकि पाकिस्तान को अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, श्रीलंका से मदद तो खूब मिली थी, लेकिन भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाए थे। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी आधी जमीन गंवा दी थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। आधी जल सेना, चौथाई वायुसेना और 1/3 सेना को इस युद्ध में गंवा दिया था। वह हिंदुस्तान ही था जिसने ढाका विजय के बाद अपना तिरंगा फहराए बिना बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र भी घोषित कर दिया था। ढाका आज एक स्वाधीन देश की स्वतंत्र राजधानी है। आज सायंकाल 4:31 पर ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने पाकिस्तान की पूर्वी कमान की ओर से आत्मसमर्पण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस प्रपत्र को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने स्वीकार किया। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि कितनी ताकतवर है हमारी भारतीय सेना। दोस्तों, अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।